नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम कृषि जगत से जुड़ी वो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा सकें जो आपके लिए लाभकारी साबित हों। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे लीलियम की खेती के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कृषि में सौर ऊर्जा के महत्व के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे लीलियम की खेती के बारे में। हमारे देश में लीलियम की खेती व्यापारिक तौर पर की जाती है। पहले सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों के किसान इसकी खेती से जुड़े हुए थे, पर धीरे धीरे अब मैदानी क्षेत्रों के किसान भी इसकी खेती को अपना रहे हैं और इससे अच्छा से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो फिर आइए कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देते हैं लीलियम की खेती के बारे में। फूलों की दुनिया में लीलियम के फूल अपनी खूबसूरती से न केवल होटल्स, ड्राइंग रूम और बेडरूम की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि विदेशों में बढ़ती मांग और बाजार में अच्छी कीमत के कारण किसानों के लिए अच्छे विकल्प के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं, जिनकी खेती कर वो अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। इसको मुख्य रूप से क्यारियों में बॉर्डर व गमलों में लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां भोजन में भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके कंदों से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसका प्रयोग दवाई के रूप में कॉर्न को मुलायम करने, गर्म पानी और अन्य से जले को ठीक करने में किया जाता है। लीलियम को कई प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो, इसकी खेती के लिए उचित मानी जाती है। लीलियम कंदी वर्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसको व्यवसाय के दृष्टिकोण से 3 वर्गों में बांटा गया है: एशियाटिक हाइब्रिड लिली, ओरिएंटल हाइब्रिड लिली, एलए लिली। लीलियम की यदि हम खेती देखें तो शुरू के दौर में पहाड़ी क्षेत्रों में व्यवसाय के तौर पर की जाती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से मैदानी क्षेत्रों में लीलियम को व्यवसाय के दृष्टिकोण से इसकी खेती की जा रही है। इसकी खेती करने के लिए नेट हाउस होना चाहिए या पॉली हाउस होना चाहिए। नेट हाउस लगभग 50% ग्रीन सेट से कवर होना चाहिए और उसकी हाइट यदि 10 फीट तक भी हो तो उसमें लीलियम की खेती व्यावसायिक तरीके से की जा सकती है। यह देखा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिड हिमालय, लो हिमालय और हाई हिमालय, ये तीनों जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसमें विभिन्न समयों में इसकी कंद रोपण करके और हम घरेलू बाज़ार में इसका फूल पिछले 20 से 25 वर्षों से बेच रहे हैं। लेकिन जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, इसमें हम विभिन्न समयों में इसके जो बल्ब का रोपण हम नहीं कर पाते हैं। इसका केवल हमको रोपण करने का जो समय होता है वो जाड़े का मौसम होता है। और इसी प्रकार से जैसे हम आलू की खेती बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं, उसी प्रकार से हम इसकी भी खेती सफलतापूर्वक बलुई दोमट मिट्टी में कर सकते हैं। जो मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए 5.5 से लेकर के 6.5 के आसपास हो और इसका ईसी लगभग 0.8 से लेकर के 1.2 के आसपास हो, तो हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी लीलियम की खेती करने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है। इसके साथ साथ बात आती है ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज की। इसमें यदि 2% के आसपास ऑर्गेनिक मैटर है तो उस मिट्टी में हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व अच्छा होगा। इसके साथ साथ हमें मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। पहली जुताई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर करनी चाहिए, फिर दूसरी जुताई करके मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना देना चाहिए। और यदि 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का ग्रीन हाउस या नेट हाउस है तो उसके अंदर 2 से 3 टाली सड़ा हुआ गोबर की खाद। सड़े हुए गोबर की खाद की पहचान ये होती है कि उसका रंग बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है। यदि हम कच्चा गोबर की खाद डालेंगे तो उसमें दीमक लगने का प्रकोप होता है और उससे कंद के ऊपर भी दीमक का प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण जितनी अच्छी गुणवत्ता का पुष्प उत्पादन होना चाहिए
वो नहीं हो पाता। इस प्रकार से आप मिट्टी के अंदर गोबर की खाद डाल दीजिए। और मैं ये कहूँगा कि यदि पहली बार आप लिलियम की खेती करने जा रहे हैं तो आपके आसपास जो भी मिट्टी की जांच की लेबोरेटरी हो उसके अंदर मृदा का परीक्षण करा लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको पता लग जाता है कि मिट्टी की तैयारी करते समय कितना जो है कि उर्वरक हमें खेत के अंदर डालना है। इस प्रकार से जो रिकमेंडेशन आपको मिलती है उतना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आप मिट्टी में डालें और 10 से 12 सेंटीमीटर तक अच्छी तरह मिक्स कर दें। उसके बाद बात आती है इसकी क्यारी की तैयारी। इसमें हम देखते हैं कि इसको ज़मीन की सतह से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची हुई क्यारी होनी चाहिए और दो क्यारियों के बीच में लगभग जो है 30 से 35 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। ऐसा करने से उसके बीच में हम चल फिर सकते हैं और जो भी शस्य क्रियाएँ समय समय पर ज़रूरत पड़ती है उसको हम उसके बीच में बैठ करके कर लेते हैं और पुष्प की कटाई भी उसी रास्ते पर चल करके हम करते हैं। इसके बाद जैसे हमारा क्यारी तैयार हो जाता है फिर पुनः बात आती है वैरायटियों के सिलेक्शन का, चुनाव का। जैसा कि मैं बताया कि इसमें एशियाटिक हाइब्रिड लिली, एलए लिली और ओरिएंटल लिली 3 वर्ग की किस्में व्यावसायिक तौर पर खेती के लिए प्रयोग की जाती हैं। लेकिन जो ओरिएंटल हाइब्रिड लिली है वो बिल्कुल टिपिकल टेम्परेट, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वहीं पर इसकी खेती व्यावसायिक तौर पर की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास केवल एशियाटिक हाइब्रिड लिली और एलए लिली 2 ही वर्ग की लिलियों की किस्मों की खेती हम मैदानी क्षेत्र में कर सकते हैं। जहाँ पे अभी शूटिंग चल रहा है इसके अंदर एलए वर्ग की किस्में लगाई गई हैं। जो पीले रंग की किस्म है उसका नाम है पाविया, जो सफ़ेद रंग की किस्म है उसका नाम है इरकोकोना और जो पिंक रंग की किस्म है उसका नाम है ब्रिंदिसी। ये तीनों किस्में ये देखा गया है कि हमारे घरेलू बाज़ार में बहुत ही इसकी मांग है और इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है। जैसे किस्मों का चुनाव हो गया, इसके बाद बात आती है कि इसके कंद का चुनाव, जो बल्ब है उसको हम कैसे ये माने कि ये व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है। इसके लिए हमें ये देखना है कि जो इसका आकार होना चाहिए लगभग 14 से 16 सेंटीमीटर जो सरकमफ्रेंस है बल्ब का होना चाहिए और इसके लगाने के समय इसमें जड़ का फुटाव हो गया हो और इसमें सूट थोड़ा सा इनिशिएशन बिल्कुल शुरू हुआ हो, जिसको हम बोलते हैं कि इस बल्ब की सुसुप्ता अवस्था खत्म हो गई है और ये बल्ब लगाने के लिए बिल्कुल राइट स्टेज में है। जैसे हमने बल्ब खरीद लिया राइट स्टेज का, अब लगाने की बात आई। हम बेड बना चुके हैं, क्यारी की तैयारी हो चुकी है। जैसे कल सुबह इसके अंदर यदि बल्ब को लगाना है तो आज सायंकाल मिट्टी के अंदर, क्यारी के अंदर हल्की हल्की नमी हम दे देते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि कंद के अंदर जो जड़ें हैं, जो सूट हैं, उनको शॉक नहीं लगता है। और हम इन कंदों को 2.2% जो हमारा बाविस्टीन है इसके घोल में लगाने से पहले लगभग 40 से 45 मिनट के लिए डिप कर देते हैं। ऐसा करने से इसके ऊपर जो भी फंगस से संबंधित बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर हमारे बल्ब लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि 1 मीटर चौड़ी हमारी बेड है तो उसमें लगभग 7 लाइनें बनाते हैं और एक लाइन से लेकर के दूसरे लाइन के बीच का जो फासला हम रखते हैं लगभग 13 से 14 सेंटीमीटर के आसपास का फासला रखते हैं। और 1 मीटर लंबी जो हमारी कूड़ बनी है उसके अंदर 1 मीटर लंबी में लगभग जो है हम 7 बल्ब के आसपास लगाते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 1 मीटर चौड़ी क्यारी के अंदर हमने 7 लाइन बनाया और एक लाइन के अंदर 1 मीटर के अंदर 7 बल्ब डाला। इसका मतलब ये हो गया कि कुल जो हमारी डेंसिटी है बल्ब की 7 × 7 7 × 7 ये 49 बल्ब 1 मीटर लंबी और चौड़ी क्यारी के अंदर आ जाते हैं। अब इसकी बात आती है कि इस बल्ब को कितना गहरा लगाना चाहिए। यदि हमारे बल्ब का जो सरकमफ्रेंस है 14 से 16 सेंटीमीटर है
तो लगभग जो है 10 से 12 सेंटीमीटर गहरा कुंड बनाना चाहिए। यदि हम इतना गहरा कुंड नहीं बनाएंगे तो जब इसके अंदर फूल आएगा और इसके ऊपर वजन होगा, उस टाइम पे ये जो है कि डंडियां सीधी नहीं रहती हैं, फिर क्यारियों के बीच में इधर उधर गिरने लगती हैं। और दूसरा कारण है कि जितना हम गहरा 10 से 12 सेंटीमीटर गहरा हम डालते हैं तो इसके तने के ऊपर जड़ें आ जाती हैं, और जितना ही अधिक जड़ें इसके तने के ऊपर आएंगी उतना ही डंडियों की जो है कि गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि ये जड़ें मिट्टी से पोषक तत्व लेती हैं और पौधों को हेल्दी बनाती हैं। और इन तनों के ऊपर जो जड़ें बनी हैं इसके ऊपर माइक्रो आकार के, छोटे आकार के बल्बलेट्स बहुत सारे बनते हैं। यदि उसका उथला हम रोपण करेंगे तो उसमें पौधे का पूर्ण विकास भी नहीं हो पाता और उसमें प्रवर्धन की जो प्रतिशत है वो बहुत कम होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हम इसका कंद लगा दिए तो 7-8 दिनों के बाद ये ज़मीन की सतह से, क्यारी की जो मिट्टी की सतह है उससे ऊपर होने लगते हैं। और जब इसमें हमें लगे कि नमी कम है तो हल्की हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें नमी का बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। और जब ये 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास हो जाते हैं तब इसको जो आपका शेष नत्रजनन है उसका 1/3 भाग आप क्यारी के अंदर डाल करके अच्छी तरह गुड़ाई कर दें और फिर जो है कि सिंचाई कर दें। जब ये 40 से 45 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं तब 1/3 भाग जो शेष भाग नत्रजन का बचा हुआ है उसको क्यारी के अंदर डालिए और निराई गुड़ाई कीजिए और उसमें सिंचाई कर दीजिए। ऐसा करने से ये देखा गया है कि 2 बार नत्रजन यदि हम टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं तो हमारे जो पुष्प डंडियों का साइज होना चाहिए वो भी अच्छा बनता है और जो कलियों का आकार है वो भी अच्छा बनता है, और पुष्प के ऊपर जो कलर की चमक होनी चाहिए वो भी अच्छी आ जाती है। लगभग जो है 70 से 80 दिनों में फूल को काटने की स्थिति आ जाती है। इसको फूल के काटने की जो स्थिति है, जैसे जो प्राइमरी कली है, जो पहली कली है, यदि वैरायटी जो किस्म है पीले रंग की है उसमें ऊपर जो है कि पीला रंग आ जाए और पंखुड़ी बिल्कुल खुली ना हो, बिल्कुल ये देखे कि बड जो है कली है बिल्कुल फूल गई है, तो हमें मान लेना चाहिए कि एक काटने के योग्य हो गया है। यदि इस स्थिति में हम फूल को, डंडी को काटते हैं तो धीरे धीरे काटने के बाद 7 से 8 दिनों के अंदर सारे पुष्प कलियां खिल जाती हैं। लेकिन रंग आने से पहले यदि इसको हम काट देते हैं तो ये पुष्प कलियां खिलती नहीं हैं और मुरझा जाती हैं। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि इसके ऊपर कीड़े मकोड़े का जो प्रकोप है इसमें देखा गया है कि एफिड और कैटरपिलर, एफिड का सबसे अधिक प्रकोप होता है, और एफिड उस समय आता है जब इसमें कलियां बनना शुरू हो जाती हैं। उसके नियंत्रण के लिए यदि मैलाथियान हो तो 1.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके और छिड़काव कर दें। 10 से 12 दिन के अंतराल पर एक दूसरा छिड़काव कर दें तो इससे निजात मिल जाता है। इसी प्रकार कैटरपिलर का भी यदि प्रकोप कहीं देखा गया तो उसके लिए भी 1.5 ml मैलाथियान या रोगर जो कीटनाशक है, यदि इसका हम छिड़काव करते हैं तो कैटरपिलर भी नियंत्रित हो जाता है। हमने बल्ब लगाया था, ये देखा कि हमारा जो जनवरी का महीना है उसमें सारे फूल कट जाते हैं, और फरवरी, मार्च और अप्रैल के पहले सप्ताह में बल्ब खोदने के लिए तैयार हो जाता है, और उसकी पहचान होता है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और डंडियां बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं। इसका मतलब हमें बल्ब को खोद लेना चाहिए। अब बल्ब को खोदने के बाद अच्छी तरह पानी से साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद 0.2% का जो कवकनाशी है जिसको हम बाविस्टीन के नाम से जानते हैं, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके पुनः प्लास्टिक के बाल्टी के अंदर 40 से 45 मिनट के लिए बल्ब को ट्रीट कर देते हैं, और उसके बाद छायादार स्थान पे सुखा लेते हैं, और उसके बाद इसको कोकोपीट में प्लास्टिक के कैरेट के अंदर लेयर बाय लेयर रख करके एक कैरेट में लगभग 350 से 400 बल्ब को रख करके हमें कोल्ड स्टोरेज के अंदर इसकी सुसुप्ता अवस्था को ख़त्म करने के लिए भेजना पड़ता है। जिस कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री ±1 हो, इसके अंदर 3 से 4 महीने के लिए हम लिलियम के बल्ब को स्टोर कर देते हैं। अब पुनः जब अक्टूबर का महीना आता है तो इसके बल्ब जो है लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि बल्ब लगाने से लगभग 8 से 10 दिन पहले कोल्ड स्टोरेज से बल्ब को निकाल लेना चाहिए। उसके बाद रूम के तापमान पर इसको रख करके जो इसमें अतिरिक्त ठंड है बल्ब के अंदर उसको दूर करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे और डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज से बल्ब को ला करके ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो उस बल्ब की सड़ने की संभावना अधिक बनी रहती है। इस प्रकार से हम लिलियम के फूल की व्यावसायिक खेती मैदानी क्षेत्र में करके और अपने घरेलू बाज़ार में बेच करके हमारी जो आय है, जो ट्रेडिशनल हमारी खेती धान गेहूं की खेती सब्जी की खेती है, उसके तुलना में बहुत अच्छी आय इससे प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों बहनों, अभी आपने लिलियम की खेती के बारे में जानकारी हासिल की, किस प्रकार आप इसकी खेती बेहतर तरीके से करके अधिक से अधिक मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं, इसके बारे में जाना। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कृषि में सौर ऊर्जा के महत्व के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देंगे कि कृषि में सौर ऊर्जा का क्या महत्व है, किस प्रकार सौर ऊर्जा से कृषि की लागत में कमी आ सकती है, श्रम में कमी आ सकती है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो फिर आइए इसी के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। जो आज के सिचुएशन में हम कहें तो जल ही जीवन है। किसी भी जीवन के लिए जल की आवश्यकता है और यह हमारे क्रॉप के लिए तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है और समय पर जल की पूर्ति और सही क्वांटिटी में पूर्ति बहुत ही आवश्यक है। और जो आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं वो हमारे बहुत सीमित हैं और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। इस संदर्भ में अगर हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को सौर ऊर्जा की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में बहुत अपूर्ण मात्रा में अवेलेबल है। केवल इसको हमें उपयोग करने के लिए है और इस उपयोग को हमने अक्षरशः साबित किया है कि इससे हम पानी निकाल सकते हैं। जो पुराने समय में अवधारणाएं थी कि अगर सौर ऊर्जा का इंटेंसिटी कम हो तो हमारा पंप नहीं चलेगा, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एडवांसेस के बदौलत हम कम प्रकाश में भी हम पंप को चला सकते हैं और यह एक प्रारूप है जो इसके माध्यम से दिखा सकते हैं। यह 2 HP का पंप जो कि 1860 वाट के सोलर पैनल के द्वारा चालित है और इस कम धूप में भी चलता हुआ आप देख सकते हैं। हमने इस बात को पहले ही ध्यान में रखा है, हम किसान भाइयों की प्रॉब्लम को, कि बैटरी तो हम भी अगर इन्वर्टर में 3 साल के बाद लगाने सोचते हैं तो हमें भी पॉकेट खोजना पड़ता है, लेकिन हम इसमें कोई बैटरी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक ही लिमिटेशन होती है कि जब सौर प्रकाश है तभी यह चलता है। लेकिन अगर सौर प्रकाश के अलावा भी आपको पंप चलाना है तो यहाँ पर ही हमने यह प्रदर्शित किया है कि इस पानी को हम थोड़ी ऊंचाई पर टंकी में स्टोर कर लें और उसके बाद कभी भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यह बिना बैटरी चालित सौर ऊर्जा संयंत्र है जिससे पानी निकाला जा सकता है और यहाँ का वाटर टेबल 100 फीट नीचे है। 100 फीट से तो यहाँ निकाल रहा है, हम 300 फीट तक निकाल सकते हैं और 200 HP तक का पंप अभी बाजार में अवेलेबल है। यह सिंचाई के उपयोग के लिए सरकार सब्सिडी स्कीम में अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनका सब्सिडी का परसेंटेज है और यह पैनल और पंप के प्रकार हम वहाँ के ग्राउंड वाटर टेबल के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं और उसका कीमत भी उसी के हिसाब से होता है। लगभग ये जैसे 2 HP का पंप है जो
75 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है। इसके लिए 8 पैनल 210 वाट के लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 210 वाट कहने का मतलब है कि जब पूर्ण प्रकाश हो तब 210 वाट, लेकिन इसमें जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो कंट्रोलर इतना सक्षम है कि प्रकाश जब 25% भी रहेगा तब भी यह पंप पानी निकालेगा, बशर्ते थोड़ा कम पानी निकालेगा। इसलिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहते हैं कि इससे घबराएं नहीं कि प्रकाश कम होगा तो हम क्या करेंगे, वो उस समय भी यह पानी निकालेगा। लागत की जहाँ तक बात आती है तो अगर हम डीजल पंप सेट से इसको कंपेयर करते हैं तो ये जो है ये कितना बढ़ा है। और आज हम सोलर पैनल की बात करें तो 2002 में ये लगभग $6 पर वाट के रूप में अवेलेबल था और आज आधा डॉलर मीन्स 30 से 35 रुपये पर वाट के रूप में अवेलेबल है। इसीलिए यह टेक्नोलॉजी आज की दिन में बहुत ही उपयोगी है और इकोनॉमिकली भी साउंड है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अगर विदाउट सब्सिडी भी आप इसको लगाते हैं तो हम लोगों ने इसका पूर्ण एनालिसिस किया है। 3 साल के बाद यह पूरा पानी जो आप इससे निकालेंगे वह फ्री होगा, बिना लागत का होगा। 3 साल के बाद मीन्स 3 साल हम पे बैक पीरियड कहते हैं, अगर पूर्ण पैसा अपना भी लगाएंगे तो। इसकी लाइफ जो है ये 20 साल है, मीन्स 17 साल आप बिना कुछ खर्च किए हुए आपको मिलेगा पानी। जो आपका नैपसैक स्प्रेयर है उसी स्प्रेयर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके और यूज़ कर सकते हैं। और इसकी बहुत महत्ता है कि एक तो बहुत उत्तम क्वालिटी का स्प्रे होगा जो लॉन्ग टर्म में हमें वो ग्राउंड वाटर डिटोरिएशन पॉल्यूशन को भी कम कर सकता है। दूसरा, कम समय में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का स्प्रे कर सकता है। स्पेशली विशेष तौर पर छोटे और मझोले किसान वो नैपसैक का ही उपयोग करते हैं और नैपसैक को में एक नोजल होता है और उसकी लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर का स्वाथ कवर कर पाते हैं। लेकिन मैंने 3 नोजल वाला एक पंप जो सौर ऊर्जा से उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है मात्र 1.5 घंटे में और 6 घंटे लगातार उसको काम में लाया जा सकता है। इसका कीमत लगभग 12,000 रुपया है, जिसमें बैटरी, सोलर पैनल और पंप पूरी आपको मिलेगी। अगर आप चाहें तो सब्सिडी के तहत अपने राज्य से सोलर पैनल ले लें तो आपको थोड़ा कम कीमत पड़ सकता है। और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि यह भारत सरकार की ओर से इस पर सब्सिडी आए। हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि शायद सघन खेती के बावजूद यह स्प्रे का काम केवल साल भर में 2 महीने 60 दिन किया जा सकता है। बाकी समय हमारा सोलर पैनल आपका खाली रखा हुआ है। उसके उपयोग के लिए मैंने 2-3 चीज़ें इसमें ऐड की हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी होती है, खासकर शाम के समय में जिस समय हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उस समय हम एक कम पावर की लेकिन सफिशिएंट लाइट का बल्ब हम इससे जला सकते हैं और 6 बल्ब इसी बैटरी से एक रात में आप जला सकते हैं। दूसरा, जो आज के परिवेश में सबको एक मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है और मोबाइल फ़ोन अगर चार्ज नहीं हुआ तो वो डब्बे के बराबर है और शायद आज के समय में हर के दिल की धड़कन है, तो उसको भी हम इससे चार्ज कर सकते हैं। चाहे वह किसी भी ब्रांड का हो, ये संयंत्र से आप चार्ज कर सकते हैं। और हम किसान भाइयों को यह चीज़ उपलब्ध कराने के लिए कॉमर्शियलाइजेशन भी हमारी संस्थान ने कर चुका है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा कि सौर ऊर्जा का कृषि में कितना ज्यादा महत्व है और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी थी लीलियम की खेती से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं आप लोग उसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।